नमस्कार, मैं शुभम तिवारी। आप सभी का स्वागत करता हूं वंडर पब्लिश मैगज़ीन के इंडस्ट्री टॉक शो में। आज हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं श्री सोमेंद्र हर्ष एवं श्रीमती अंशु हर्ष। आप सामाजिक कार्यक्रमों में बहुत ही सक्रिय हैं। किसी भी क्षेत्र की बात की जाए, तकनीकी, शिक्षा, समाज, महिला, बाल विकास या फिर फ़िल्मों तक की में भी आपका बहुत ही सराहनीय योगदान रहा है। आप मासिक पत्रिका सिंपली जयपुर के संचालक हैं एवं अपने साप्ताहिक अखबार वॉइस ऑफ जयपुर के माध्यम से भी आप समाजोपयोगी मुद्दे उठाते रहते हैं। वर्ष की शुरुआत में आपने राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 6ठे संस्करण का आयोजन करवाया, जिसमें बड़े फिल्मी जगत के लोगों ने भाग लिया। साथ ही साथ आपकी जिजीविषा जो है वो लॉकडाउन में भी कम नहीं हुई है। आपने फाइनली अभी रिसेंटली शिक्षक दिवस के दिन आपने प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स अवार्ड का भी वर्चुअल आयोजन करवाया। साथ ही साथ आयोजन करके आपने देश विदेश के प्राध्यापकों एवं अध्यापकों का बहुत ही प्रोत्साहन किया। साथ ही साथ आपने पहले अंतर्राष्ट्रीय वर्चुअल अवार्ड सेरेमनी का आयोजन करके भी एक कीर्तिमान स्थापित किया है। आप दोनों को बहुत बधाई एवं आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद शुभम आपका, थैंक यू सो मच। तो मैम शुरुआत करते हैं। जो रिसेंटली हमने ऑर्गेनाइजेशन देखा पीटीए अवार्ड्स का, उसके 9th संस्करण का, तो किस तरह से ये विचार आया जब एक और दुनिया भर के कार्यक्रम कैंसिल हो रहे थे, तो आपने किस तरह इसको कैसे शुरू किया? मैं आपसे शेयर करता हूँ 9th प्रिंसिपल टीचर्स अवार्ड के बारे में। सबसे पहले कि ये जो इवेंट है, ये 9th प्रिंसिपल, क्योंकि 9th एडिशन है। ये हमने जब हमारी मैगजीन 2012 में शुरू की तो पहला एडिशन हमने शुरू किया था, और इसकी शुरुआत, क्योंकि ये लाइफ स्टाइल मैगजीन है, तो जो एडिशन हमारे सेगमेंट रहते हैं अलग अलग, तो एजुकेशन जो हमारा स्लग रहता है मैगजीन में, तो हम स्कूलों से संपर्क करते हैं, कॉलेज से संपर्क करते हैं। तो एक डिसीजन हुआ था कि क्यों ना ये एक अवार्ड किया जाए। तो हमने बहुत छोटी संख्या में, जैसे कहें कि सिर्फ 12 टीचर्स को आमंत्रित किया था। 5 या 6 स्कूल्स थे शायद उस समय, और हमने सेंट जेवियर स्कूल के ऑडिटोरियम में इस आयोजन को किया था। फिर हमें लगा कि हर स्कूल्स में, क्योंकि नॉमिनेशन लेना होता है, और हमें एक कंसेप्ट लगा कि क्यों ना हम प्रिंसिपल या डायरेक्टर को ही नॉमिनेट करें, कि वो अपने स्कूल से एक बेस्ट टीचर नॉमिनेट करे, जिससे कि हर साल उस स्कूल में दूसरे टीचर के लिए एक वो आदर्श रहता है कि वो अच्छा कुछ करे, कि उसका भी नाम नॉमिनेशन में जाए। तो ये शुरुआत करते करते ये सफ़र हम धीरे धीरे स्कूल्स, 5 स्कूल, 10 स्कूल करते हुए हम एक बड़ा सा ऑडिटोरियम में होने लगा, जहाँ पे हमने पूरे जयपुर के सभी स्कूलों को मोस्टली आमंत्रित किया। फिर ये सफ़र ग्रामीण इलाके, क्योंकि हमारा जो परसेंटेज रहता है, ये प्राइवेट स्कूल ना होते हुए भी गवर्नमेंट स्कूल्स रहते हैं, एनजीओ स्कूल्स रहते हैं, तो हम ग्रामीण विलेजेस, वहाँ से स्कूलों को आमंत्रित किया। तो धीरे धीरे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, और पिछले 2-3 सालों से, क्योंकि हम, जैसे आपने जिक्र किया कि दूसरा इवेंट भी करती है हमारी मैगजीन, तो जो हमारा राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, उसमें हमें फिल्में मिलती है दूसरी लैंग्वेज में, मराठी, तमिल। तो इस तरह हम दूसरे स्टेट पे पहुंचने लग गए कि प्रेजेंस है वो तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला होने लगी। तो पिछले 2-3 सालों से बहुत खुशी होती है कि हमारे पास शिक्षक हैदराबाद से भी शिक्षक आए। तो ये एक मैगजीन की प्रेजेंस के कारण जो सफर था, वो सिर्फ एक जयपुर, राजस्थान ना होते हुए हम पूरे भारतवर्ष में शिक्षकों को आमंत्रित करने लगे। और अब 9th एडिशन, जो कि वर्चुअल, क्योंकि पैंडेमिक कोविड के बाद हम देख रहे हैं कि जो हम इवेंट है वो सब वर्चुअली कर पा रहे हैं, तो प्रेजेंस हमारी कंटिन्यूटी के कारण बहुत अच्छा फीडबैक आने लग गया। 80 से 100 स्कूल जो हमारे से ऐसे संपर्क में थे, जो कि नए इस साल के सेशन के लिए शिक्षकों का नाम पहले से रेडी करके रखे हुए थे कि ये इवेंट होगा या नहीं होगा, बिरला में कैसे होगा, ऑडिटोरियम में, फॉर्म में। तो क्योंकि लिस्ट ऑलरेडी 100-200 इंस्टीट्यूट तक हम पहुंच चुके थे, तो हमने ये प्लान किया कि कंटिन्यूटी रहे, और वर्चुअली हमने इसके नॉमिनेशन फॉर्म सब कुछ ऑनलाइन किए थे। पहले ये होता था कि टीचर है वो प्रिंसिपल से सिग्नेचर करके फॉर्म मैनुअली भेजता था, तो एक सील सिग्नेचर लग के एक प्रूफ आता था कि थोड़ा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था। जूरी है क्या। तो इस बार वर्चुअल हमने किया, तो ये वर्चुअली ऐसा बेनिफिट हुआ कि वही इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की तरह ये इंटरनेशनल होने लग गया, कि हमारे साथ राजस्थानी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बाहर है भारत में, जर्मनी, यूके, उगांडा,
वहां से जो शिक्षक है या पढ़ाते हैं या डॉक्टर्स है, प्रोफेशनल है, टेक्निकल है, उनका भी नॉमिनेशन आया। तो मुझे बहुत खुशी है कि इस बार का जो इवेंट है वो 9th जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे हुआ और करीब 6 देशों से 100 से करीब हमने शिक्षकों को सम्मानित किया। तो बहुत गर्व महसूस होता है कि हमने शिक्षकों के लिए इवेंट वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया। तो सर क्या हम ये समझे कि आने वाले संस्करणों का भी एक हिस्सा कम से कम डिजिटली प्लेटफॉर्म्स पर होगा, डिजिटल तौर पर? आने वाले एडिशंस का जी जी, जैसे वर्चुअल तो 10वां। जी ये सिचुएशन आई क्योंकि अभी पैंडेमिक है, लेकिन जी जी जो एक फीलिंग प्रेजेंस की होती है वो एक अलग ही बात होती है। हालांकि अभी ये वाली ऑनलाइन हमने किया तो इसमें भी लोगों ने बहुत इमोशनली, क्योंकि टीचर स्टूडेंट्स का एक जो रिलेशन होता है बहुत ही इमोशनल बॉन्डिंग होता है, और इसीलिए ये करेक्ट। प्रोग्राम शुरू हुआ था कि आज हम जो है वो अपने शिक्षकों की वजह से हैं, तो एक ग्रैटिट्यूड हम अपने शिक्षकों को, टीचर्स को, पूरे एक सामाजिक परंपरा हम बना दें कि ये ग्रैटिट्यूड देने वाली बात है। तो जी मैम, जो फीलिंग ऑडिटोरियम में आती है वो वो यहाँ नहीं आ फीलिंग सकती। ऑनलाइन थोड़ी कमी लगी, थोड़ी लेकिन कमी। लगी, मतलब थी वो फीलिंग। जी सब जी लोग बहुत इमोशनली अपने अपने टीचर्स को याद कर रहे थे, लेकिन ऑडिटोरियम का जो एक्सपीरियंस रहे हैं वहां पर तो जी। लिटरली जब हम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स देते हैं तो कुछ तो स्टूडेंट्स ही होते हैं जो अपने टीचर्स को ऑनर कर रहे होते हैं, और वो जो अच्छा। माहौल बनता है, वो जब उनको शॉल उड़ाते हैं और उनके पैर छूते हैं और फिर वो जो आंखों से आंसू भी बहते हैं, तो वो क्या बात है। कमाल की बात होती है। मतलब वो फीलिंग्स को भुलाए नहीं भुलाया जा सकता। बिल्कुल सही सही कहा मैम आपने। और हमने देखा जैसे सोमेंद्र सर, आपने कई कई घंटे तक लगातार लाइव वीडियोस हमने देखे हैं पूरे अवार्ड सेरेमनी के। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो ये शिक्षा तंत्र पर जो ये बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ा है इस कोरोना की वजह से, आपको क्या लगता है कितने समय में थोड़ा उभर पाएंगे हम इससे? भी प्रेडिक्ट नहीं है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि जब तक इसका सॉल्यूशन, सभी कुछ वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं, तो मेंटली तो जो पहले वाली जो अभी बंदी से सब हटेगी वो वैक्सीन के बाद ही है। कभी खुशी होती है जब हम पढ़ते हैं कि नहीं नवंबर में वैक्सीन आ रहा है, जी, तो कभी लगता है कि ये अक्टूबर। साल जी जो 2020 है, ये तो लगता नहीं है कि कुछ ऐसा फिजिकल इवेंट या एजुकेशन में भी कुछ आएगा, जी क्योंकि सर। देख रहे हैं कि बच्चे भी आजकल वर्चुअली क्लासेस में पढ़ाई तो हो ही रही है, स्कूल वाला माहौल नहीं है। पर ये जब तक वैक्सीन नहीं आएगी तब तक मुझे लगता है ये एजुकेशन सिस्टम जो अभी चल रहा जी है, ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस पढ़ाई, वो ये साल तो लग रहा है कि ऐसे ही चलेगा। क्योंकि अगर स्कूल खुलने का सरकारी आदेश भी आ जाता है तो एज ए पेरेंट्स की नज़र से अगर हम सोचें तो अभी पेरेंट्स इतना सेफ नहीं सेफ समझते हैं नहीं है, ठीक बात है। कि सिंपल सा एक फ्लू होता है जिसमें पता है कि बच्चे बीमार हो जाते हैं, 50-60 लोगों की क्लास में बैठना और उसको वो करना, मुझे नहीं लगता है कि एजुकेशन ठीक जो बात। अभी सिस्टम चल रहा है वही चलेगा जब तक कि टिल वैक्सीन नहीं आती जी और मेंटली अब लगता है कि नहीं अब सब कुछ ओके हो गया है और नॉर्मल जिंदगी चल रही है। जी जी जी। तो मैम, जैसा कि हमने देखा कि आप आजकल हिंदी भाषा के उत्थान के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चला के रखा है आपने, हिंदी मेरा प्यार। सो आपको क्या लगता है मैम, किस तरह का, पहले तो मैं पूछना चाहूँगा किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है आपके प्रोग्राम को? हिंदी मेरा प्यार एक प्लेटफॉर्म हमने अभी बनाया है, मैं और मेरे कलीग हैं संदीप कौशिक जो कि दिल्ली में पब्लिशर है। तो हमारा ये इनिशिएट किया हुआ एक प्रोग्राम है कि हम दोनों ही पब्लिशिंग इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो अपनी भाषा के लिए काम किया जाए, क्योंकि मैं लेखक हूँ, हिंदी में लिखती हूँ, जी और हिंदी से मेरा विशेष जुड़ाव है, क्योंकि मुझे मेरी जो कविताएं, कहानियां, किस्से जो भी होते हैं सब बरसों से हिंदी में ही लिखती आ रही हूँ। तो जो मेरी जी सोच समझ सपनों की भाषा है मुझे हिंदी ही लगती है। तो ऐसे ही बातचीत में ये विचार आया और हमने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया कि हिंदी मेरा प्यार एक मंच बनाया जाए जहाँ पे ना सिर्फ लेखक अपनी बात करे, जी बल्कि हर वो इंसान जो कि हिंदी से प्यार करता है, चाहे वो बच्चा है और हिंदी की कविताएं पढ़ता है, तो हम उसके वीडियोस भी अपलोड करें जिससे बच्चों में भी अवेयरनेस आए। जी जो बच्चे भूलते जा रहे हैं, जैसे हम याद करते हैं कि हम छोटे थे तो झांसी की रानी कविता हमने याद थी, या रामधारी सिंह दिनकर की हमें कविताएं याद थी जो हमारी टेक्स्ट बुक में एटलीस्ट आती थी। जी बिल्कुल। वो हमें याद थी। खूनी हस्ताक्षर हम बड़े जोश के साथ पढ़ा करते थे और गाया करते थे। तो वो दौर को हम अब के बच्चों में फिर से देखना चाहते थे।
जी तो वो कोशिशें चल रही हैं कि हम इस तरह के वीडियोस उन बच्चों से मंगवाएं कि अपने, दूसरी नहीं तो एटलीस्ट अपने सब्जेक्ट बुक की कविताएं ही हमें पढ़ के एक वीडियो बना के हमें भेजें, या कोई गीत गाता है हिंदी में तो वो गीत हमें रिकॉर्ड करके भेजे। तो इस तरह से उनमें कॉन्फिडेंस भी आएगा और दूसरा अपनी भाषा के प्रति जो एक जुड़ाव है वो भी महसूस होगा। और क्योंकि हम सभी हिंदुस्तानी हैं तो जो शब्द हमें कनेक्ट करते हैं, चाहे जी वो प्रेम के हों, चाहे वो देशभक्ति के हों, कोई भी जज्बात है वो हमें हिंदी में ही भावुक कर जाता है। तो बिल्कुल उस ठीक। भावुकता की, उस सादगी की, उस करुणा की हमारी अभी हमारे समाज को सबसे ज्यादा जरूरत है। तो इन्हीं चीजों को लेते हुए हमने इस प्लेटफॉर्म को बनाया और अभी 15 दिन हमने हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक पखवाड़े का आयोजन किया, जिसमें हर दिन एक प्रोग्राम हमने उसमें किया और जी बहुत ही अच्छे लोग, अलग अलग टॉपिक्स पे हमने उस पे विचार विमर्श किया, बातचीत हुई। तो ऐसा नहीं है कि हमने दूसरी भाषा का कोई हमें उसको बहिष्कार करना है, लेकिन एक अपनी भाषा को मान देने के लिए, प्रेम देने के लिए जी हमने ये मंच को बनाया है, क्योंकि भावनाओं में, भावुकता में वो ही सादगी चाहिए हमें आज भी। जी मैम, बिल्कुल। तो मैम मेरा फॉलो अप क्वेश्चन इसमें यही था कि क्या आपको लगता है कि कोरोना की वजह से जो ये भाषा का डिजिटलीकरण जो कि अंग्रेजी का पहले से था, क्या वो डिजिटलीकरण हिंदी को एक तरह से ये समय अच्छा है उसके लिए, आपको लगता है? बिल्कुल, भाषा का जो डिजिटलीकरण हुआ है पहले से ही हो गया था कि गूगल के ट्रांसलेशन भी आपने देखे ही हैं कि पहले से चल रहे जी थे। जीमेल में बिल्कुल हम हिंदी टाइप कर सकते हैं और अब जो हुआ है ज्यादा डिजिटलाइजेशन हो गया है, तो अच्छी बात है कि हम और ज्यादा विस्तार पा गए इस चीज में। पहले जी हम सीमित थे कि अगर हमें एक ही शहर में किसी से मिलना है, या हम अपने स्टेट की भी बात करें, या हम जयपुर से दिल्ली की भी बात करें, तो हमें ये लगता था कि नहीं, हम जाएंगे तब मिल लेंगे। वो बिल्कुल। मुलाकातें हम इस तरह से पेंडिंग में डाल दिया करते थे। जी अभी पैंडेमिक आने से क्या हुआ है कि अब तो हमें एक ही शहर में भी ऑनलाइन जूम मीटिंग करके काम करना है। जी तो वो चीज थोड़ा सा बुरे में जो भला हुआ है वो ये हुआ है कि हम को एक अमल करना सीख गए, कि वक्त पे बिल्कुल काम करना सीख गए, कि करना तो अब घर में ही बैठ के है, तो कल की बजाय हम बेटर है कि आज ही कर बिल्कुल। लें उसको। तो ऐसे ही भाषा ने भी अपना काम किया है। हम मेल लिखते हैं तो उसको हिंदी में लिख के जल्दी से हमने मेल कर दिया, या अपनी जी कोई बात लिखनी है उसको फटाफट से लिख के स्प्रेड कर दिया, क्योंकि करना जब हमें कंप्यूटर से है, लैपटॉप से है, ठीक बात है। तो तुरंत ही कर दो। ठीक बात है। तो सर, जैसा कि मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सर एक इंजीनियर हैं, बाकायदा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर। इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉरी। या यस I सर। done, I done engineering degree and computer also, software development, hardware करेक्ट also. करेक्ट। एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, मैं बताना चाहूँगा कि आई स्टार्टेड 15 ईयर बैक एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग, PHP में जी प्रोग्रामिंग किया था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया था। 2-3 साल मैंने IT कंपनी में काम किया था। आई डन IT जॉब ऑल्सो इन Y2K, जब Y2K बग आया वाई टू था, के बूम, आई यस। लेफ्ट या बैंगलोर। दैट टाइम आई जॉइन द कंपनी। तो 2-3 साल मेरा सफर जयपुर में भी, मैंने एज ए वैभव जेम्स कंपनी है ई कॉमर्स में मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया था। तो उसके बाद मैंने अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई थी। तो मोर देन 300 to 500 प्रोजेक्ट्स आई डन ई कॉमर्स फॉर वाओ। द handicraft and gems and jewelry for the exporter SMEs here. And I got MSME Best IT Company Award here वाओ, from the government of Rajasthan also. तो वंडरफुल। IT में मैंने किया है। आई लव IT। नाउ आई एम सेइंग आई एम IT प्रोफेशनल एंड मीडिया एंड PR प्रोफेशनल आल्सो। यस सर। तो सर मेरा थोड़ा सवाल इस यहीं से उठता है कि जैसे आप मीडिया एंड PR प्रोफेशनल तो हैं ही, आप टेक्नोलॉजी को भी बहुत अच्छे से समझते हैं, और आप पूरा स्कूलों के साथ जो इतना बड़ा आपका नेटवर्क है, डायरेक्टर्स से लेके टीचर्स, प्रिंसिपल्स, तो सर क्या लगता है आपको कि टीचर्स की तरफ से कितना अडेप्टेशन है टेक्नोलॉजी की तरफ, और ओवरऑल जो हमारी एजुकेशन सेक्टर है उसको टेक्नोलॉजी कैसे एड कर सकती है फर्दर? अभी सिचुएशन की अगर बात करें उसमें तो टीचर्स को हम देख रहे हैं, और बहुत आजकल सोशल मीडिया पे भी आ रहा है कि अगर टीचर्स अपने स्कूल में हैं, स्कूल से नहीं है और वो घर पे हैं और बच्चों को पढ़ाई कर रहे हैं, तो पहले जो टेक्नोलॉजी एक मैनुअल स्टडी होती थी स्कूल्स के अंदर, जी और अब टीचर्स एक अवेयरनेस जो हम कह रहे हैं कि मोबाइल और उसमें ना होते, कैसे उसको ऑनलाइन
स्टडी करना है, कैसे सॉफ्टवेयर पढ़ाना है। जी, जी। वैसे तो स्कूल सभी आजकल जो पहले वाला मैनुअल बोर्ड तो रहा नहीं, डिजिटल बोर्ड आ गए थे कि उनको पता है कंप्यूटर से कैसे ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन चलाना है। जी, बट ये अभी की जो शिक्षा प्रणाली या शिक्षकों में अभी करंट सिचुएशन को देखते जी। अवेयरनेस पहले से बढ़ी है। और मैं कहूँगा जब से लॉकडाउन हुआ है, मैं देखता हूँ टीचर्स अब अपने घर पे ही डिजिटल बोर्ड, थोड़ा-सा एक लैपटॉप, हिस्सा तैयार करके प्रेजेंटेशन, हाँ, घर का। जी, जी, जी। ये और सभी स चीजें जी। यूज कर रहे हैं। जी सर। और सर मेरा सवाल ये पूछने का एक कारण ये भी था कि जब भी शिक्षा के डिजिटलीकरण की बात होती है तो बच्चों के नज़रिए से बात ज़्यादा उठती है कि बच्चे कितना कंफर्टेबल हैं, कितना उसको अडैप्ट कर रहे हैं, कितना उनकी लर्निंग हो रही है। टीचर्स का थोड़ा इतना पर्सपेक्टिव नहीं रखा जाता सामने। तो ये तो डिजिटल स्मार्ट बोर्ड्स वगैरह जो शायद शहरों तक सीमित हैं, लेकिन आपने जैसे बताया कि आपकी जो रीच है वो आजकल रूरल एरियाज़ तक भी पहुँचने लगी है। तो आपको लगता है कि रूरल एरियाज़ में जो टीचर्स हैं उनकी किस तरह मदद की जा सकती है? मान लीजिए अगर कोई एडटेक कंपनी अगर ये देख रही है वीडियो, तो किस तरह का नोट वो ले सकती है यहाँ से? रूरल एरिया में जैसे मैं देख पा रहा हूँ या अभी जब मैं बात करता हूँ, अभी जैसे मैंने बताया कि अभी मैंने 100 टीचर्स को सम्मानित किया, तो मोर देन 27 स्कूल्स आर फ्रॉम रूरल एरिया। तो मैंने जब उनके प्रिंसिपल या हेड मास्टर जो वहाँ कहलाते हैं उनसे बात करते हैं, उनकी करंट सिचुएशन देखते हैं, तो डिजिटलाइजेशन में ठीक है कंप्यूटर है वहाँ पे, बट जी, इंटरनेट नहीं है, लाइट नहीं है, सबसे बड़ा लाइट नहीं है। जी, आ बिल्कुल। रहा है। बट जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, मैं देख रहा हूँ कि बच्चे यहाँ शहरों में तो मोबाइल के ऊपर क्लास हो जाती है, डिजिटल क्लास ले लेते हैं। जी, बट जो टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट स्कूल में हो रही है कि वो अब ये कोर्स मटेरियल है वो टेलीविजन और दूरदर्शन के चैनल्स पे भी डाल रहे हैं। अच्छा। आप देख रहे हैं कि दूरदर्शन की जो प्रेजेंस है वो सबसे ज्यादा प्रेजेंस है बिल्कुल सर। जी, गाँव में। जी, तो मैं ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी पसंद कर रहा हूँ कि जो टाइम सुबह मॉर्निंग से 10 से 1 बजे तक जब बच्चा मोबाइल पे या लैपटॉप पे शहर में पढ़ रहा होता है, उस जी, समय अगर उस कोर्स मटेरियल को जो क्लास 6 टू 7, 7 टू 8, 9 अलग-अलग 1-1 घंटे के अंदर उसको दूरदर्शन जैसे चैनल पे अगर मटेरियल को प्रसारित किया जाए, तो जी, मुझे लगता है ये डिजिटलाइजेशन एजुकेशन का 4 से 6 घंटे का अगर होता है, बहुत अच्छी रीच रहेगी कि आज जैसलमेर, बाड़मेर ऐसे गांव जहाँ पे ठीक है सरकार कह रही है कि महंगे कंप्यूटर दे दिए हैं, बट अगर एक्चुअल सिचुएशन देखी जाए वो कंप्यूटर बंद ही पड़े हैं वहाँ। वो कहते हैं प्लग लगाने के लिए पावर ही नहीं है, बिजली नहीं है। अच्छा। अगर 10 कंप्यूटर है, बिजली है, तो उसके ऊपर जो एक शिक्षक पढ़ाना वाला होता है वो नहीं है, जो अवेयर नहीं है कि कैसे उसको ऑनलाइन क्लासेस के लिए कंप्यूटर को ऑन करे, सैटेलाइट से कनेक्ट करे। ट्रेनिंग नहीं है उनकी प्रॉपर। बट जी, दूरदर्शन जैसा एक ऐसा माध्यम है डिजिटलाइजेशन में, जो मैं सोचता हूँ आज की नजरे में अगर कोर्स मटेरियल को उस पर प्रसारित किया जाए, तो जो जी, आपका क्वेश्चन था कि रीच जो है मैक्सिमम डिजिटलाइजेशन की, वो गांव में और हर क्षेत्र तक पहुंच। पहुँचनी चाहिए। ठीक बात है। तो सर ये मैं थोड़ा नई शिक्षा नीति को लेकर भी सवाल करने वाला हूँ आपसे, लेकिन उससे पहले मैम मैं जानना चाहूँगा आप एक एज़ अ पब्लिशर पब्लिशिंग प्रोफेशनल आपने किस तरह का बदलाव देखा है आपके यूज़र एंगेजमेंट में, आपके रीडर्स बिहेवियर में? अगर आप हमें बता सकें उस बारे में थोड़ा। डिजिटलाइजेशन से फर्क पड़ा है, मैनुअली हम खुद देखते हैं। आज हमारे बचपन में जाते हैं, या मैं पहले चाहे आईटी वॉइस या ऐसी किताबें पढ़ता था, या जब भी मैं एयरपोर्ट पढ़ता था, या जो मुझे समय लगता था 1 से 2 घंटे तक, तो हम मैनुअल चीज़ें बहुत चीज़ें खरीदते थे, जैसे कैसेट्स खरीदते थे गाने जी, सुनने जी, के लिए, मैगजीन्स खरीदते जी, थे पढ़ने के लिए। बट टेक्नोलॉजी और जो चीज़ें नंबर ऑफ प्रेजेंस है हमारे पास में पहले कम था। जैसे दूरदर्शन एक अकेला था, अब डिजिटल इतने चैनल्स है कि हमें पता ही नहीं चलता कौन सा चैनल देखना है। तो जब चीजें ज्यादा परोसी जा रही है अपने सामने, तो नेचुरल है डिजिटलाइजेशन के अंदर जो फर्क आ रहा है कि मैगजीन्स थी वो मैनुअली हमारी प्रेजेंस आज से 9 साल पहले जो थी, जी, वो बुक स्टोर एयरपोर्ट के अलावा जो लाइब्रेरीज होती थी, स्टूडेंट पब्लिक पढ़ता था। लाइब्रेरीज़। मुझे अभी जी, तक याद है, मुझे हर कॉलेज से फोन आता था, ईमेल आती थी, और सब्सक्रिप्शन ऐसे होते थे कि मैगजीन्स हर जगह पहुंचती थी। पर जी, डिजिटल से दोनों चीजें हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ प्रेजेंस हो सकता है। पहले मैनुअली मैं सिर्फ नंबर ऑफ कॉलेज से बात करूं तो सिर्फ 500 कॉलेज की 500 लाइब्रेरी तक रहती थी। पर जी। जब से ये व्हाट्सएप और पीडीएफ और और डिजिटलाइजेशन हुआ जी, है और भी पब्लिकेशंस में, माध्यम। जी, जी, जी। प्रेजेंस भी बढ़ी है।
नंबर ऑफ प्रेजेंस भी बढ़ा है। पर हाँ ठीक है कि मैनुअली मैगजीन्स, जो पहले एक मैगजीन 10 जनों के हाथों से गुजरती थी, अब ये कह सकते हैं कि वो एक पीडीएफ है, वो 1000 लोगों के व्हाट्सएप पे और मोबाइल पे घूमता है। तो ऐसा रीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर सोच ये कि जो मैनुअली पसंद करते हैं अभी भी पसंद करते हैं मैगजीन को या पब्लिकेशन को, पर डिजिटल में प्रेजेंस मुझे नहीं लगता है कम है, बट यस वी हैव वेरी गुड पब्लिकेशन। डिजिटल फुटप्रिंट यानी कि बढ़ रहा है। आप और लॉकडाउन से भी इसका बहुत शायद एक तरह से पुश भी मिला होगा सर, डेफिनेटली। जी जी। तो मैम मैं आपके पहले विचार जो आपके मन में आते हैं नई शिक्षा नीति को लेके, इन वन सेंटेंस व्हाट डू यू थिंक? नई शिक्षा नीति अच्छी है, ये विचार आता है क्योंकि उसमें अपनी मातृभाषा की शिक्षा की बात की गई है पहले 5 साल तक। तो जब हम व्यवहारिक दृष्टि की बात करते हैं और एक ह्यूमन बॉडी का जब डेवलपमेंट विकास की हम बात करते हैं, तो शुरू के जो 3 साल 5 साल होते हैं वो बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उस वक्त उसके दिमाग में जो बीज बो दिए जाते हैं, जो चीजें उसे सिखा दी जाती हैं, वो आगे चल के विस्तार पाती हैं। और उस वक्त की जो चीजें हैं, जो बातें हैं, अगर हम अपनी मातृभाषा में या हिंदी में जो ज्यादा बोली जाती है हमारे इलाकों में, उसमें अगर हम उसे सिखाएंगे तो वो उसकी अंदर तक रूट्स में जाएंगी और वो समझ पाएगा। अभी हम लोग क्या करते हैं कि उसकी दिल दिमाग में तो हम हिंदी में बात करते हैं क्योंकि उसे हम कहानी हिंदी में सुनाते हैं, नानी दादी अपनी भाषा में बात करती हैं, और जब वो बच्चा स्कूल जाता है तो एक इंग्लिश लैंग्वेज उसको अलग से थोप दी जाती है कि हमें इस तरह से पढ़ाई करनी है और इस तरह से चीजें सीखनी है, तो वो उतनी क्लियरिटी से नहीं सीख पाता। वो चीज वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कर जाती है उसके दिमाग में, और फिर वो आगे चल के बेचारा बच्चा जो होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है, हम भी उसी दौर से गुजरे हैं, आप भी उसी दौर से गुजरे हैं, तो वो एक कंफ्यूजिंग वो बोझ लगता है हमको किताबों का, स्कूल का, कि ये क्या होता जा रहा है। अगर हम अपनी शिक्षा नीति जो है अभी मातृभाषा में चलेंगे, हम अपनी चीजों को अपने तरीके से समझ लेंगे, तो हम आगे चल के उसे, हम में इतना कैलिबर आ जाएगा कि हम अपने तरीके से उसकी व्याख्या कर सकें। क्योंकि आगे चलकर हम अपना रास्ता जब चुनेंगे, तब हम चाहे फ्रेंच में बोल सकेंगे, जर्मन में बोल सकेंगे, फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकेंगे, पर क्योंकि हम चीज को समझ चुके हैं तो उसे एक्सप्रेस हम किसी भी वे में कर पाएंगे। वो बेस क्लियर होना चाहिए हिंदी में। जी, बेस क्लियर हो जाएगा हमारा। तो जो हमारी दादी हमको बोल रही है, जो हमारी नानी हमको कहानी सुना रही है, जो हम बात बोल रहे हैं, वो जो हमें किताब सिखा रही है, वो भी, वो सारी लैंग्वेज जब एक होएगी तो उसका बहुत फर्क पड़ेगा इस चीज से। जी मैम। और दूसरा, जो नई शिक्षा नीति में एक कुछ चीजें सिखा, वोकेशनल कोर्सेज जिनको हम बोलते हैं कि आप अपने हॉबी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वोकेशनल कोर्सेज कर पाएंगे 6th-7th क्लास के बाद से, तो वो भी बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि वो चीजें अभी हमारी स्कूल अभी नहीं है। जी, नहीं आती है। जी। और जबकि बच्चा जो होता है 6th या 7th में आने के बाद से एक कोई ऐसी चीज अडॉप्ट कर लेना चाहता है। हमारा तो बहुत पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस है, एक 7th क्लास में हमने बच्चे को अपने निकॉन का कैमरा दे दिया था, तो वो फोटोग्राफी करना क्लास 6-7 से उसने शुरू कर दिया। तो वो अभी क्लास 12th में आते आते उसने 3-4 शॉर्ट फिल्म्स बना ली। तो जब 6ठी-7वीं में बच्चे को उसकी इंटरेस्ट की चीज अगर उसके हाथ में आ जाए, वो कोर्स उसके हाथ में आ जाएगा, तो वो 18-20 साल का होते होते अपनी रास्ता चुन के उसमें आगे बढ़ सकता है। ठीक बात है। तो नई शिक्षा नीति के जो ये बदलाव है, ये अच्छे हैं। अब हम लोग इसको अडॉप्ट करके और अच्छे से इस पे चल निकलेंगे तो बहुत अच्छी बात है। जी जी, ठीक बात है। तो मैम, जैसे आपने बात की है, जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं स्टूडेंट्स के, उनमें पेरेंट्स का भी, जैसे दादी नानी की आपने बात की, उतना योगदान रहता है जितना टीचर्स का रहता है। तो सर, मेरा आपसे ये मैं जानना चाह रहा था आपसे कि जो टेक्नोलॉजी का यूज़ जो आउटसाइड हाउस, जो कि मतलब टीचर्स, स्कूल डायरेक्टर जो कर सकते हैं, आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा स्पेस बचा है जिसको अब तक टेक्नोलॉजी ने अब तक टच नहीं किया है, जो कि किया जाना चाहिए नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए? स्पेस अलग एजुकेशन के अलावा भी, या किस तरह से, मतलब जैसे किस तरह से शिक्षा का और अच्छे से डिजिटलीकरण हो कि वो बोझ ना लगे लोगों को, बच्चों को, और स्पेशली टीचर्स को, क्योंकि रूरल एरियाज में आप, जैसे अभी आपने कहा था कि ट्रेनिंग नहीं है टीचर्स के पास प्रॉपर, तो वो इक्विपमेंट भी होता है तो वो काम नहीं आता है। तो किस तरह एडटेक जो है वो मदद कर सकता है? आजकल
आप देख रहे हैं कि जब हमारे ज़माने में फर्स्ट से पहले जब किसी बच्चे को स्कूल में बोलते थे कि पहले जो प्री स्कूल जिसको बोलते हैं, जी, जी। प्री स्कूल में पढ़ाई में बच्चों को खिलौने और आप जी, हाँ। देखते होंगे उसके थ्रू सिखाया जाता था। जी, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। आज हम देखते हैं हमारे जो टीचर्स अवार्ड में 8 से 10 कैटेगरी की प्री स्कूल्स नॉमिनेशंस आते हैं, तो जब हम विजिट भी करते हैं स्कूल्स को देखते हैं, तो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। जो आप कह रहे हैं बाहर जब हम निकलते हैं स्कूल के बाहर यूज कर रहे हैं कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, जो जनरेशन है हमें पता है कि जब हम 11th-12th में थे या उस समय कंप्यूटर जितने आए थे, लैपटॉप, आजकल बच्चे ऑलरेडी दे नो एवरीथिंग, जी, ईमेल यूज करना और जितने है क्या। अगर इस शिक्षा नीति में भाषा के साथ में, भाषा सबसे इम्पोर्टेंट है, जी, कम्युनिकेशन का माध्यम है, कि बच्चा जब प्री स्कूल्स में जा रहा है वही चीज हो रही है कि उसको हम आज अपने राजस्थान में जयपुर में हिंदी है, मुझे पता है साउथ में जब वो माता पिता से फर्स्ट क्लास में तमिल, तेलुगु, मलयालम सुनता है तब जी, उसी समय से ही बच्चे की भाषा का स्टार्ट होता है कि उसका एटमॉस्फेयर क्या है। तो सबसे इम्पोर्टेंट भाषा तो है ही है कि भाषा को शिक्षा नीति के अंदर किस तरह, बट टेक्नोलॉजी को भी अगर साथ में यूज किया जाए, अभी नई शिक्षा नीति के अंदर न्यू लेटेस्ट जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी है लैपटॉप के साथ में या मोबाइल। वर्चुअल के साथ जी, में, मैं देखता जी। हूँ कि अभी एक एप्लीकेशन थी, मेरी डॉटर भी पहले देख रही थी, जब हम सीखते थे मून और सन और जितने भी स्टार्स के बारे जी, में जी, जी, जी। साइंस के अंदर, बट जब मैं देखता हूँ कि वो खुद ही प्ले स्टोर में जाके प्ले के स्टोर के वो ले लेती है सॉफ्टवेयर और उसको पता है व्हाट इज द रोटेशन ऑफ मून एंड साइंस। तो ये चीजें जो शिक्षा नीति में आ रही है वो मैं ये सोचता हूँ कि उनको नई और चीजें। इंटरेक्टिव जी, और इंटरेक्टिव बना सकते हैं मतलब। हाँ, तो मैम, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा कि आप राइटर हैं, पब्लिशर होने के साथ-साथ। तो एज़ अ राइटर पर्सनली ये क्या समय आपका पेंडेमिक का कैसे गुज़रा? कितना प्रोडक्टिव रही हैं आप? एज अ राइटर पैंडेमिक का टाइम मेरे लिए बहुत अच्छा गुजरा, मैं ये कहूँगी आपसे, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम में जैसे ही लॉकडाउन हुआ वैसे ही पंडित विजय शंकर मेहता जी जो जीवन प्रबंधन गुरु हैं, उज्जैन में जी, रहते हैं, जी, मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ। तो उनका फ़ोन मेरे पास आया लॉकडाउन शुरू होते ही उसी वीक में कि हमें एक किताब लिखनी है और आप उसका संपादन करेंगे। तो मेरे लिए बिल्कुल जैसे एक अंधेरे में किसी ने मुझे रोशनी दिखा दी हो वैसी वाली वो सिचुएशन हुई। और कोरोना काल का आध्यात्मिक विश्लेषण किताब का अच्छा, टाइटल था। तो उन्होंने जो जिस तरह की बातें उस किताब में लिखी और मुझसे लिखवाई और मुझसे संपादित करवाई, तो एज अ राइटर, एज अ लेखक मेरे को इतना मजा आया वो काम करने में। तो एक तो जो सारी चीजें जो डिप्रेसिंग मोड में जिस तरह से मेरे दोस्त जा रहे थे, दूसरे लोग जा रहे थे, मैं उस सिचुएशन में नहीं गई और उल्टा उनको मैं पॉजिटिव करने में सफल रही कि जो उन्होंने मुझे जीवन प्रबंधन गुरु हैं वो उन्होंने आध्यात्मिक विश्लेषण मुझे बताया कि इस तरह जी, से हम कर सकते हैं। तो वो किताब आ भी गई है, मार्केट में अवेलेबल भी हो गई है। तो वो एक बहुत ही अच्छा मेरे लिए समय रहा। और 2 किताबें मैंने उस दौरान संपादित करी उनकी। जी। तो एक आ चुकी है और एक अभी आने वाली है। तो एज़ अ लेखक तो बहुत ही बढ़िया रहा। बाकी बाकी हम देखते ही रहते हैं आपकी ऑनलाइन सारी एक्टिविटीज़। हिंदी मेरा प्यार का रोज़ लाइव वीडियो होता है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा। और सर, आपको तो हमने बहुत ज़्यादा ही कुछ बिज़ी देखा है पूरे इस लॉकडाउन शेड्यूल में। फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, आपके लिए कोई पर्सनल कोई रेवलेशन ऐसा कुछ आपको अपने बारे में पता चला हो इस लॉकडाउन में कि आप हमारे साथ शेयर कर सकें? वैसे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और सॉफ्टवेयर की भाषा में दो चीजें होती है, कंप्यूटर की भाषा में एक फ्रंट एंड होता है और एक बैक एंड होता है। जी, मैं हमेशा बैकएंड की तरह, एसक्यूएल की तरह ही मैंने ज़्यादा ज़िंदगी में काम किया है। भी जब मैं सॉफ्टवेयर तो बनाता था। ये मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो मैं जो फ्रंट में दिखाई देती हूँ उसका बैक सपोर्ट ये है। जी, अब समझ में आ टेक्नोलॉजी रहा है। एज ए आईटी प्रोफेशनल मुझे बहुत अच्छा लगता है व्हेन आई मैनेज एवरीथिंग। आप देख रहे हैं कि जब मैंने सॉफ्टवेयर डेवलप किया उसके बाद हमने पिछले 8-9 साल से, क्योंकि इनका और मेरा साथ शुरू से ही हम कह सकते हैं कि हमारा जो फ्रंट एंड बैक एंड है वो शुरू से रहा है। जब मैं पूरा टोटली आईटी में था एंड व्हेन शी वाज हाउसवाइफ, तो ये जब मैं सॉफ्टवेयर वेब डिजाइनिंग करता तो आई टोल्ड हर टू लर्न हाउ टू कट द
पिक्चर्स प्रोडक्ट इन फोटोशॉप। ओके, इन्होंने वाओ, बैक वो तब से हमारा साथ चल रहा है कि जब हमने वेब डिजाइनिंग में हम वेबसाइट बनाया करते थे, और उसके बाद धीरे धीरे जब इनका शौक लिखने में हुआ एज ए राइटिंग, तो जो मैगजीन हमने शुरू की थी तो उसमें भी मैंने टेक्नोलॉजी वेबसाइट बनाना, मुझे बहुत खुशी है कि अभी तक जितनी भी वेबसाइट बनी है या है वो मैं ही बनाता हूँ। अच्छा, चाहे वो ड्रीम वीवर में काम होता है, चाहे PHP का काम होता है, चाहे फोटोशॉप का काम होता है, डेवलपमेंट का काम होता है। और वो अभी सब भी आप देखते हैं। अभी लॉकडाउन में ऐसी स्थिति है कि वर्क एट होम है, तो अपने हाथों से जो चीज करते हैं टेक्नोलॉजी से, चाहे वो मैगजीन डिजाइनिंग का काम हो अपने सामने हो, तो इन्वॉल्वमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। रहा चीज, क्योंकि मैंने जैसे बताया आई एम IT प्रोफेशनल के साथ साथ मैंने पब्लिक रिलेशंस में भी किया था। आई एम आल्सो द मेंबर ऑफ PRSI, पब्लिक रिलेशन ओके, सोसाइटी ऑफ इंडिया। आई रिप्रेजेंटिंग द जयपुर, आल्सो मेंबर ऑफ द जयपुर चैप्टर, चैप्टर। ओके, उसके साथ साथ एज ए मीडिया, क्योंकि जब हम प्रिंट दोनों पब्लिकेशन देख रहे हैं, जी, आने वाले समय में मैं भी कुछ ऐसा चीज चाह रहा हूँ, क्योंकि जैसे लॉकडाउन है तो नाउ वी कैन मूव विथ हर न्यू कंसेप्ट। जैसे आप इंटरव्यू देखते हैं, अगर हम जी, इसको वीडियो की तरफ और चैनल को लॉन्च कर सकें हम आने वाले समय अपनी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, जी, कि जो दर्शक है या जो हमारे फॉलोवर्स हैं या जो रीडर्स हैं, सबसे बड़ी बात कह रहे हैं प्रिंट मीडिया में, तो उनको साथ साथ प्रिंट न्यूज के साथ साथ जो वार्तालाप होता है, क्योंकि वर्चुअली में हमने ये देखा है, नाउ वी आर कनेक्टेड विद मैनी कंट्रीज। यप, एक जगह तक सीमित नहीं रह गए। जरूर हमारा नाम पब्लिकेशन का सिंपली जयपुर है या वॉइस जी, ऑफ जयपुर है, बट दैट इज नॉट डिफाइंड कि ये सिर्फ जयपुर तक ही सीमित है। जयपुर इज ओनली द सेंटर वेयर वी हैव द बिलोंग्स टू दैट, ब्रांचेस वी हैव करेक्ट, मैनी। तो ये जो आने वाले समय में हम चाह रहे हैं, पेंडेमिक के बाद में जो सिचुएशन आएगी, जो विजन या सोच रहे हैं, जो हमारा मिशन है नेक्स्ट, कि हम इसको इलेक्ट्रॉनिकली कुछ ऐसा वेब चैनल्स के रूप में हम लें इसको, जिसमें मैं बहुत से वेब न्यूज पोर्टल देखता हूँ, बट ज्यादातर हम देखते हैं या तो पॉलिटिक न्यूज होती है या जी, उसका होता है, बट स्पेसिफिक पे, लाइफ जी, स्टाइल जो हमारी मैगजीन है, जो कि हम हर एक डिवाइन एजुकेशन ट्रैवलॉग, हर लॉन्चिंग प्रोडक्ट, मतलब हर चीज को हम कवर करते हैं, उसी पे ही अगर वार्तालाप या बातचीत की जाए या वो ही परोसा जाए अपने दर्शकों को। जी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज हम यही देखते हैं, हर चीज यही लोग कहते हैं कि अगर ऐसी चीज आएगी तो लोग देखेंगे नहीं, ऐसी फिल्म बनाएंगे तो लोग देखेंगे नहीं, ऐसा सीरियल बनाएंगे तो, ये गलत है। अगर आप बना के लोगों तक पहुंचाएंगे नहीं तो लोग देखेंगे ना। अगर जी, हम अच्छे कंटेंट को पहुंचाएंगे तो लोग दर्शक जरूर देखेंगे। तो देखेंगे, हम बिल्कुल, यही प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट आने वाले समय में, कि हम जी, इसको और डिजिटली लॉन्च करें। जी सर। तो सर ऑन दैट नोट मैं एक आखिरी छोटा सवाल पूछना चाहूँगा। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का नेक्स्ट चैप्टर भी वर्चुअल मतलब होगा ज़रूर, राइट? होगा तो जरूर, जब आपने कहा जी, है प्रिंसिपल टीचर किया है तो ये जरूर भी होगा, करेंगे। और ये भी मैं होगा। बहुत उम्मीद में हूँ नवंबर तक, बिकॉज मैं पिछले 5-6 सालों से अपने फेस्टिवल में बहुत कुछ सीखता हूँ। भारत का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल गोवा में होता है, जब वहाँ जहाँ मैं 10 दिन बिताता हूँ, जी, बहुत सी चीजें मैंने वहाँ सीखी है पिछले 6 सालों में, जब से मैंने फेस्टिवल शुरू किया है। मैं अपना समय एक एक मिनट वहाँ पे हर दिन फेस्टिवल को ही देखता हूँ। तो उस फेस्टिवल का इंतजार कर रहा हूँ कि 20 नवंबर की जो डेट है उसमें जी, फिल्म बाजार जरूर ऑनलाइन है। अभी जी। मैनुअली गोवा में भी अभी फेस्टिवल होगा या नहीं, डिपेंड करता है सभी वैक्सीनेशन पे। तो अभी हमारा सफर दूर है, अभी जनवरी है हमारा फेस्टिवल। होपफुली कि और इन पर्सन फिजिकली हो, बाकी मेरी फिजिकली जी, है, और इस बार जो मेरी प्लानिंग है, क्योंकि हमने 6 साल फेस्टिवल को जयपुर में किया है, और मेरी चाहत थी कि मैं इस फेस्टिवल को राजस्थान के अलग शहरों में ले जाऊं। जी, तो मेरी इस बार प्लानिंग है, ये फेस्टिवल जोधपुर में करने का था, उसके बाद आपका अगले होम टाउन, साल मेरा उदयपुर में, और उसके जी, बाद अगले साल जैसलमेर में। एंड आफ्टर 3 ईयर अगेन आई विल बैक टू जयपुर। सो प्लानिंग तो अभी उस हिसाब से है कि अगर मौका मिला है और फिजिकली हुआ, तब तो इसको हम जोधपुर में करने का प्लान कर रहे हैं इसको फेस्टिवल। बट सभी कुछ नवंबर, मैंने आपको बताया कि अगर फिंगर क्रॉस का अगर वैक्सीन आ जाती आ है और जाती है। सब सिनेमा हॉल खुल जाते हैं, और कोई बात नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग, मुझे पता है मेरे फिल्म फेस्टिवल में बहुत सी कुछ फिल्में ऐसी होती है जो 300 की कैपेसिटी होती है, 300 में 150। गोवा में भी ऐसी होती है कि वहाँ सिनेमा अच्छा, हॉल में सोशल डिस्टेंस से लोग देखते हैं, हर 2-3 चेयर के बाद एक जना बैठता है। तो अगर सिनेमा हॉल खुल जाते हैं, और कुछ रूल रेगुलेशन ये होते हैं कि 50% कैपेसिटी पे अगर होता है और फेस्टिवल, फिर हम जरूर करेंगे इसको फिजिकल फेस्टिवल को।
तो 20 जनवरी अभी हमारी डेट है, 20 to 25. We are inviting short film, documentary film, animation films, feature film worldwide. और किसी भी भाषा में फेस्टिवल आती है तो हम सभी को स्वागत करते हैं इस फेस्टिवल में कि 31 दिसंबर लास्ट डेट है, और जो भी फिल्में चाहे पेंडेमिक इस पे बन रही है, बहुत ऐसे थीम है, अलोन थीम पे बन रही है, तो जो फिल्में की चाहत, और मैं देखता हूँ फिल्में जो सबमिट हो रही है, ऐसा नहीं है कि फिल्में सबमिट हो रही है, तो वी होप January we do the festival. Sir, we can only wish you the best, and thank you so much for joining us, for appearing here, and thank you so much for sticking with us to our viewers, and we'll see you in the next episode. This was Mr. Somendra Harsh and Mrs. Anshu Harsh. Thank you so much. Thank you so much.